हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह ज्योग्राफी का पहला क्लास है, ब्रह्मांड से संबंधित, जिसे हम कॉस्मोस भी कहते हैं। कई दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, कुछ व्यस्तता होने के कारण, और कई सारे दोस्तों का जो है मेरे पास मैसेज आया कि सर स्टार्ट किया जाए क्लास। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वह ब्रह्मांड है, जो काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में सवाल यहाँ से आते हैं। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानने वाले हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ और क्या क्या इसमें खास बातें हैं तथा एग्जाम में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो ब्रह्मांड होता है यह असंख्य आकाश गंगाओं का समूह होता है, यानी असंख्य आकाश गंगा जो है इनके समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की रचना, उनके निर्माण के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए कई सारे थ्योरी भी दी गई है, जिसके बाद हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बात जाना वो क्या है कि ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं, तो कई असंख्य आकाश गंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। और हमारा जो आकाश गंगा है वह है दुग्ध मेखला। आकाश गंगा के समूहों को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और इस ब्रह्मांड में जो हमारा आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। इसे हम दुग्ध मेखला या फिर इसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। इनका एक और नाम है मिल्की वे। तो हमारी जो आकाश गंगा का नाम है, हमारी जो आकाश गंगा है वह दुग्ध मेखला है और उसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। और कई सारे आकाश गंगा का आकार अलग अलग होता है, जैसे अंडाकार होता है, लंबे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। तो हमारा जो आकाश गंगा है, जो हमारा दुग्ध मेखला आकाश गंगा है, इसका जो आकार है यह सर्पिलाकार है। यह लंबा है और सर्पिलाकार का है। इस प्रकार से हमारी आकाश गंगा है, सर्पिलाकार है। और इसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे आकाश गंगा के सबसे करीब जो दूसरी आकाश गंगा है, यानी पड़ोसी आकाश गंगा, उनका नाम है एंड्रोमेडा। हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला और दुग्ध मेखला के सबसे करीब जो दूसरी आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, इसको हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है। तो यह एक ब्रह्मांड है, ऐसा हम मान लेते हैं कि यह पूरा एक क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर में कई सारे आकाश गंगा हैं, असंख्य आकाश गंगा है। और उन आकाश गंगा में से एक हमारा आकाश गंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। और इन आकाश गंगा के अंदर में जो है कई सारे तारे हैं। इस आकाश गंगा के अंदर में कई सारे तारे हैं और तारे के चारों तरफ जो है ग्रह या पिंड चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड होता क्या है, यह जो पूरी सृष्टि को हम देखते हैं यह क्या है, एक ब्रह्मांड है, सभी उसमें ही निवास करते हैं। और इसी ब्रह्मांड के अंदर में कई सारे आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में जो हमारा आकाश गंगा है जिस पर हम निवास करते हैं, उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। और यह सर्पिला आकार का है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे आकाश गंगा के जो सबसे करीब आकाश गंगा, दूसरी आकाश गंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। दूसरी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। और एक पूरे ब्रह्मांड में, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एक पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कई सारे यानी असंख्य जो है यहाँ पर आकाश गंगाएं होती है। और इन आकाश गंगाओं के बीच में एक हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला। और इस आकाश गंगा के अंदर में क्या है, कई सारे तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे हैं, लगभग 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। तो इन तारों की अगर हम बात करें, जो आकाश गंगा के अंदर में तारे होते हैं, तो यह तारे जो हैं इसके चारों तरफ जो है ग्रह जो है वह चक्कर लगाते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो तारे हैं, इनमें से हमारा जो तारा है उसका नाम है सूर्य। सूर्य क्या है, तो एक तारा है जो हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में जो है हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो
तो यह जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वह है सूर्य। और यह सूर्य क्या है, तो यह एक तारा है। और जितने भी तारे होते हैं उनका अपना एक प्रकाश होता है, यानी सूर्य की जो चमक है वह अपने प्रकाश से होती है। बाकी जो ग्रह हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूर्य का अपना एक प्रकाश होता है। और सूर्य जो है यह केंद्र में रहकर इनके चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। तब कुछ सूर्य के बारे में हम जानते हैं कि हमारा जो अपना तारा है, जो हमारे सौरमंडल का तारा है वह कौन सा है, सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक का जो दूसरा तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। जिस प्रकार से अभी हमने देखा यहाँ पर कि दुग्ध मेखला हमारा आकाश गंगा है और इसके सबसे नजदीक का दूसरा आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। उसी प्रकार से सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है और सूर्य के सबसे नजदीक का जो दूसरा तारा है, पृथ्वी से नजदीक सूर्य के बाद दूसरा जो तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब हम जानते हैं कि सूर्य के पास ऊर्जा कहाँ से आती है, ताप कहाँ से आती है। तो यह जो होती है यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है। अब नाभिकीय संलयन में क्या काम होता है हम उनको देखते हैं। सभी तारों में जो है मुख्य रूप से दो गैसेज होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, लेकिन मुख्य दो गैस है हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो इनका कैसे क्या निर्माण होता है वो हम देखते हैं। जब दो हाइड्रोजन जो है आपस में मिलते हैं, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं और इसी से ऊर्जा निकलती है। यानी जब दो हाइड्रोजन को हम मिलाते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, हीलियम का निर्माण होता है और इसी से ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कि सूर्य में चमक आती है और ऊर्जा आती है। यह नाभिकीय संलयन के माध्यम से हो पाता है। अब हम बात करें कि जो यह ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा क्या कभी खत्म भी हो सकती है, तो बिल्कुल यह खत्म हो सकती है। हमारा जो सूरज है, जो हमारा तारा है सूर्य, सूर्य के आकृति का तारा, सूर्य के आकार का जो भी तारा है उनकी जो आयु होती है वह लगभग 10 करोड़ अरब वर्ष के आसपास की होती है। जिसमें से हमारी सूर्य जो है इसका जो अभी उम्र है वह 4.8 अरब वर्ष हो चुका है। इसके अलावा 10⁻9 अरब वर्ष शेष आयु बची हुई है। तो क्या इस सूर्य का भी कभी अंत हो सकता है, तो बिल्कुल सूर्य का भी अंत हो सकता है। वह कैसे, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। यह जो सूर्य है यह हाइड्रोजन के मिलने से, दो हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण होता है और ऊर्जा बनती है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, जब यह हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो हीलियम बनना बंद हो जाएगा, ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से यह सूर्य का अंत भी हो सकता है। और इसकी ऊर्जा क्या है, तो इनका ताप, इनकी ऊर्जा को हम ताप के रूप में ले सकते हैं। इनकी ऊर्जा जो है वो क्या है, वह ताप है। तो हाइड्रोजन जब दो भाग में मिलते हैं, यानी दो हाइड्रोजन जब अलग अलग मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है और यह क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। और ऊर्जा मुक्त करने के बाद ही वह टेम्परेचर प्राप्त होती है जो हम सूर्य में देखते हैं या जो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन जब हाइड्रोजन ही खत्म हो जाएगी तो यह ऊर्जा नहीं निकल पाएगी और क्या होगा, तो सूर्य का अंत हो जाएगा। जब सूर्य के पास सबसे अधिक उष्मा होती है, तेज होती है, तो इनकी जो आकृति होती है, वह जो इनका कलर होता है वह नीले कलर का होता है। और जब सबसे कम हो जाता है तो वह लाल कलर में हो जाता है। यानी लाल कलर की स्थिति में यह लगभग मृत स्थिति में पहुंचने वाला होता है। और जब यह मृत स्थिति में पहुंचने वाला होता है इसे हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। यानी जब इनका हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और यह लाल रंग में हो जाता है, यानी कि अब इसका अंत होने वाला होता है, इसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इसे रक्त दानव भी कहा जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट या रक्त दानव भी कहा जाता है। और यह एक ऐसा विस्फोट होता है जिससे ये जो सूर्य है उनका विनाश हो सकता है, विनाश हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ग्रह के बारे में। यह हमने आकाश गंगा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और तारों के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रह के बारे में। तो तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। यानी एक तारा जो हमारा सूर्य है इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले पिंड हैं उसी को हम ग्रह कहते हैं। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। सूर्य जो कि एक तारा है, इनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को हम कहते हैं ग्रह। और हमारे जो सौर मंडल में है उसमें 8 ग्रह हैं।
और यह 8 ग्रह जो है यह 2006 के बाद है, यानी 2006 तक जो है यह ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें एक प्लूटो था, लेकिन बाद में इसे ग्रह नहीं मान के इसे क्षुद्र ग्रह माना गया। इसलिए 2006 के बाद जो है ग्रहों की संख्या 8 हो गई। अब यह जो हमारे ग्रह है, इसी 8 ग्रह में से एक हमारा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम निवास करते हैं, और यह भी जो है इन्हीं तारों में से एक तारा है जिनका नाम है सूर्य, उनकी परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य का जो व्यास है यह पृथ्वी की तुलना में 109 गुना है। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है। तो सूर्य का जो व्यास है यह पृथ्वी की तुलना में 109 गुना ज्यादा बड़ा है। आगे हम बात करते हैं कि सूर्य जो कि एक तारा है, तो सभी ग्रह जो भी 8 ग्रह हैं, यह इनके अलावा भी जो भी ग्रह हैं, तो सभी ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं, यानी हमारे 8 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया, तो वो है निकोलस कोपर्निकस। निकोलस कोपर्निकस ने सबसे पहले बताया कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इस परिक्रमा के दौरान जो है उन्होंने कुछ दूरियों के बारे में बताया, और हमें कुछ दूरी के बारे में पता चला। जैसे हमारा ग्रह है अर्थ, तो यह जो हमारा ग्रह है अर्थ और यानी पृथ्वी, और पृथ्वी से सन यानी सूर्य, तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है यह है 15 करोड़ किलोमीटर। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अगर वही बात करें हम अर्थ से मून की, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की, जो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वह है 4 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी से चांद की दूरी है 4 लाख किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो दूरी हम मापते हैं ब्रह्मांड में, पृथ्वी से सूर्य की दूरी या पृथ्वी की चांद से दूरी, यह ब्रह्मांड में जो हम इतनी दूरी को मापते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क की दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड की जो दूरी मापी जाती है वह जो है प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापी जाती है। और एक प्रकाश वर्ष की जो गति होती है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में दूरी तय कर सकती है एक प्रकाश वर्ष। तो ब्रह्मांड में जो है हम दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, प्रकाश वर्ष का। यह जो दूरी मापने की इकाई है, और इस प्रकाश वर्ष की जो दूरी होती है यह 3 लाख यानी स्पीड जो होती है यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए एक और इकाई जिसका नाम है पारसेक। पारसेक के द्वारा भी जो है दूरी मापी जाती है, और यह सबसे बड़ी दूरी मापक है, यानी इससे बड़ा जो है और कुछ भी नहीं है दूरी मापने के लिए। सबसे बड़ा क्या है, पारसेक है, और एक पारसेक में जो है 3.26 प्रकाश वर्ष हो सकते हैं। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। इसके अलावा पारसेक के माध्यम से भी दूरी मापी जाती है, जो कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं तारा मंडल की। हमारी जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर में कई सारे आकाश गंगा है और असंख्य आकाश गंगा है। इसके बाद जो हमने बात किया था कि इस आकाश गंगा के बीच में हमारा एक आकाश गंगा है जिसका नाम दुग्ध मेखला है, और इनके अंदर में जो है तारे होते हैं कई सारे, लगभग 100 अरब तारे हैं एक आकाश गंगा के अंतर्गत। तो इतने तारे हैं, और इन तारों में से जो है एक तारा है जो सूर्य और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह जो है उनमें ही हम निवास करते हैं, यानी सौर मंडल का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या है, सूर्य है। तो हमारे आकाश गंगा में जो है कई सारे तारामंडल हैं, जो कि कुछ ध्रुव की ओर हैं या फिर कुछ जो है अन्य प्रकार से हैं, ठीक है, जिसे हम सप्तर्षि तारा भी कहते हैं। तो कुछ सप्तर्षि तारा, कुछ जो है ध्रुव तारा, इस प्रकार से तारे हैं। तो टोटल जो तारामंडल का, जैसे एक यहाँ इस प्रकार से जो है तारा बना हुआ होता है, इसे हम सप्तर्षि तारा कहते हैं, कुछ ध्रुव तारा होता है। तो इस प्रकार से जो है जो कुछ तारे हैं, तारे का जो समूह है, तो तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और हमारी आकाश गंगा में जो है कुल 88 तारामंडल है। हमारी जो आकाश गंगा है इसमें कितने तारामंडल है, इसमें 88 तारामंडल है जो ज्यादा चमक वाले होते हैं। ये जो तारे होते हैं ये ज्यादा चमक वाले होते हैं,
और ऐसे ऐसे 88 तारामंडल है हमारी आकाशगंगा में। तो यह जो है हमने ब्रह्मांड से संबंधित वो मुख्य चीजों को जाना जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हम अब जानेंगे वह जानेंगे कुछ थ्योरी के बारे में, कुछ ऐसी परिकल्पना के बारे में जो ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में, सूर्य के निर्माण के बारे में, ग्रह के निर्माण के बारे में हमें कुछ बताते हैं, जिसमें कुछ मुख्य परिकल्पना हम पढ़ेंगे, उनको किस व्यक्ति ने दिया है हम उनके बारे में जानेंगे और क्या क्या उस परिकल्पना के अंतर्गत आते हैं हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में कुछ थ्योरी परिकल्पना दी गई है जो महत्वपूर्ण है, उनको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जिसमें से पहला है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना जिसे कांट एवं लेप्लेस ने दिया है। दूसरा है ग्रहाणु परिकल्पना जिसे चैम्बरलिन एवं मॉल्टन साहब ने दिया है। तीसरा है ज्वारीय परिकल्पना जिसे जीन्स एवं जेफरीज ने दिया है। और चौथा है जो कि अत्याधुनिक है और काफी महत्वपूर्ण है, यह है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसे हम बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। इसको दिया गया है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा और बाद में इनका विस्तार किया गया रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। तो इनके बारे में हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे निहारिका के बारे में कि निहारिका परिकल्पना क्या है। तो निहारिका परिकल्पना जिसे कांट एवं लेप्लेस साहब ने दिया है, तो निहारिका का मतलब होता है धूलकण एवं गैसों का बादल। निहारिका का जो मतलब है वह है धूलकणों एवं गैसों का बादल। और जो कांट एवं लेप्लेस है यह कहते हैं कि धीमी गति से घूमने वाले पदार्थों के बादल से, यानी जो धूलकण एवं गैस पहले से विद्यमान थे तो वह जो है धीमी गति से घूम रहे थे और उनके संघनन रूप से कुछ बादल का जो निर्माण हुआ, इन बादलों से ही जो है क्या हुआ है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो पहला परिकल्पना हमने देखा निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना के अंतर्गत जो है कांट एवं लेप्लेस कहते हैं कि धीमी गति से घूमने वाले पदार्थों के बादल से जो है ग्रहों तथा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। दूसरा जो परिकल्पना है, थ्योरी है, वह है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना जिसे कि चैम्बरलिन एवं मॉल्टन साहब ने दिया है, तो इनका कहना था कि यह अन्य भ्रमणशील तारे के माध्यम से हुआ है। यानी इनके सिद्धांत के अनुसार कि जिस प्रकार से सूर्य एक तारा है उसी प्रकार से अन्य तारे भी हमारे आकाशगंगा में है, जो कि अभी हमने जाना था कि एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा तारा सूर्य था उसी प्रकार से एक अन्य भ्रमणशील तारा यानी एक अन्य तारा जो है यहाँ से गुजर रहा था और इस तारे में जो है सूर्य की अपेक्षा में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था। तो इसमें ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जो है जब यह सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य के अंदर में जो तत्व थे, पदार्थ थे, वह जो है बाहर निकल आए। क्योंकि यह मैग्मा के रूप में थे, क्योंकि इसमें क्या है, ताप टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, तो यह मैग्मा के रूप में था। यह बाहर निकल आया और यह पदार्थ जो है सूर्य से बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ पे स्थापित हो गया। और जब यह तारा जो है आगे निकल गया, यह तेज कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, हवा के संपर्क में ये निकले हुए पदार्थ आए, तो यह संघनित होकर जो है ग्रहों का निर्माण किया और यह जो है इसी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इस तरह ग्रहों का निर्माण हुआ है। यह ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार कि एक अन्य भ्रमणशील तारा जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण जो है सूर्य की अपेक्षा में ज्यादा था, यह जब सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य के अंदर से कुछ पदार्थ बाहर निकल गए, लेकिन जब यह तारा आगे बढ़ गया तो यही निकले हुए पदार्थ जो है संघनित होकर जो है ठोस रूप में आ गए और यह ग्रह का निर्माण हुआ इस तरह से, और यह सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अगले सिद्धांत पर हम आते हैं। अगला जो सिद्धांत है वह है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना जिसे जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने दिया है। जीन्स मीन्स नाम है पूरा जेम्स जीन्स। तो ज्वारीय परिकल्पना को जो है जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने दिया है। तो इनका जो परिकल्पना रहा, जो थ्योरी रहा, वह कुछ ग्रहाणु परिकल्पना से मिलता जुलता रहा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो इन्होंने क्या कहा, जीन्स एंड जेफरीज साहब जो है ये बोले कि सूर्य जो कि अत्यधिक ताप वाला था, इसके अंदर में क्या था, तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो भी यहाँ पे पदार्थ थे वह मैग्मा के रूप में थे।
तरल के रूप में। तो सूर्य जो कि एक तारा है, उसी प्रकार से अन्य भ्रमणशील तारा यहाँ गुजर रहा था और सूर्य के पास से जब निकला, तो सूर्य के करीब जैसे ही आया तो यह जो है शिगार के रूप में बाहर निकल आया। सूर्य से कुछ पदार्थ जो है, जो कि मैग्मा के रूप में था, यह शिगार के रूप में बाहर निकल आया। और जब यह तारा जो है बाहर से होते हुए जो है आगे निकल गया, तो यही शिगार के रूप में निकला हुआ जो पदार्थ था, यही कई टुकड़ों में बट गया और टुकड़ों में बटने के बाद इनके द्वारा ही जो है ग्रहों का निर्माण हुआ और यही ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस तरह से ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो यह ज्वारीय परिकल्पना जो है, इसे जीन्स एवं जेफरी साहब ने दिया है। इसमें कहा गया कि सूर्य के जैसा एक अन्य भ्रमणशील तारा जब सूर्य के पास से होकर गुजरा, तो सूर्य से जो है कुछ पदार्थ शिगार के रूप में जो है बाहर निकल आया और जब यह तारा आगे निकल गया, तो यहाँ पर ठंडा होकर, हवा के संपर्क में आने से ठंडा होकर ये कई खंड में बट गए और यही खंड में बटने के बाद क्या हो गया, ग्रहों का निर्माण हुआ, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह तीन परिकल्पना हमने जाना, तीन सिद्धांत को हमने जाना। उसके बाद जो हम जानेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसे हम कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या फिर बिग बैंग सिद्धांत। यह काफी महत्वपूर्ण है, अत्याधुनिक है और ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और इसको किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटियर ने। और यह 1927 में इस परिकल्पना को दिया था। बाद में जो है इसमें कुछ सुधार करके इनका विस्तार किया गया रॉबर्ट वैगनर के द्वारा 1967 में। इसमें एक नाम और भी आता है एडविन हब्बल का, उनका भी सहयोग रहा था, इसमें उनका भी नाम आता है। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वह जॉर्ज लेमेंटियर, रॉबर्ट वैगनर और एडविन हब्बल से जुड़े हुए हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इसमें बताया गया कि पृथ्वी या अन्य ग्रह का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि पूरा पृथ्वी, पूरा हर चीज जो है पहले वह कैसा था, तो एक ही ब्रह्मांड के रूप में, यानी एक छोटे से गोलक के रूप में था। सारी चीज जो है एक गोलक के रूप में था। इस गोलक में यह चूंकि एक छोटा गोलक था जिसका कि आयतन जो है वह काफी कम था, इसका आयतन कम था, लेकिन इसमें तापमान, टेम्परेचर जो है यह काफी ज्यादा था। टेम्परेचर हाई था, बहुत ही ज्यादा था और जो घनत्व था, डेंसिटी था, यह भी काफी ज्यादा था। यानी एक छोटे से आयतन वाले गोलक में बहुत अत्यधिक तापमान और घनत्व होने के कारण, टेम्परेचर या डेंसिटी होने के कारण जो है इसमें एक विस्फोट की स्थिति बन गई। यानी यह स्थिति ऐसी हो गई, ज्यादा टेम्परेचर, अभी जैसे आपको पता होना चाहिए या नहीं पता हो तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारा सूर्य है, इसकी अगर हम अंदर की बात करें टेम्परेचर की, तो यह जो है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब हमारे सूर्य में 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं उसमें ब्रह्मांड में कितना टेम्परेचर रहा होगा। तो अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक डेंसिटी होने के कारण जो है यह एक विस्फोट की स्थिति में आ गई और अचानक से इसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो है इनसे जो पदार्थ निकले वो बाहर निकल के कहीं कहीं जो है यह संघनित हो गए, यानी जम गए, ठंडा हो गए। और यही ठंडा होने के बाद जो है यह एक पिंड का निर्माण कर लिए और इस पिंड को जो है हम आज ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी अत्यधिक तापमान और अत्यधिक घनत्व होने के कारण जो है, चूंकि इसमें आयतन बहुत ही कम था और टेम्परेचर डेंसिटी बहुत ज्यादा था, इसमें एक विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद क्या हुआ, जो भी पदार्थ इसके अंदर में थे मैग्मा के रूप में, वो बाहर निकल आए और बाहर आने के बाद यह संघनित हो गए, एक गोले का रूप लिए, एक पिंड का रूप लिए और यही पिंड जो है आज ग्रह कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में जो भी हम सूर्य, तारे वगैरह देख रहे हैं, सबका जो निर्माण हुआ, यह इन 4 परिकल्पना के आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और यह वीडियो जो कि ब्रह्मांड से संबंधित है, जिसे हम कॉस्मोस भी कहते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप बीपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा दरोगा, सचिवालय या किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से प्रश्न आते हैं, तो वहां पर यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप जो है अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर एक बार में कहीं समस्या हो तो आप 2 बार 3 बार भी इसे देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी कहीं आपको समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वह है सोलर सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा यह सोलर सिस्टम के बारे में आएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद का दूसरा चैप्टर है। और अगर सारे चैप्टर को आप क्रम से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। और सारी चीजें आपको ऐसे याद हो जाएगी जो कभी आप भूल नहीं पाइएगा। और पढ़ना भी ऐसा ही है कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ के निकल जाते तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो वो ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए पढ़ना ऐसा है कि वो याद हो जाए। इसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं पे लगा हो कि कुछ और ऐड करने की आवश्यकता थी या कुछ और भी बताने की आवश्यकता थी, तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जो है बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके बाद हम सोलर सिस्टम में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।